हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर नीलिमा आज इस वीडियो में चर्चा करूंगी बुद्धि के सिद्धांत की। बुद्धि के कुछ सिद्धांतों की चर्चा के लिए मैंने एक वीडियो पहले ही बना रखा है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां जाकर देख सकते हैं। और उसके बाद के जो बुद्धि के सिद्धांत है उसकी चर्चा मैं इस वीडियो में करूँगी। चर्चा आरंभ करने से पहले मैं ये बता दूं कि मैंने कोर्स 2, 3, 5 और कोर्स 1 के भी बहुत सारे टॉपिक के वीडियो बना दिए हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आप प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस मिल सकें। और यदि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आइए शुरुआत करते हैं। पिछले वीडियो में हमने बुद्धि के कुछ सिद्धांत किए थे, जैसे एक कारक सिद्धांत, द्विकारक सिद्धांत, त्रिकारक, बहुकारक, समूह कारक सिद्धांत और अंतिम में था प्रतिदर्श सिद्धांत। आज हम उससे आगे करेंगे। पदानुक्रमिक सिद्धांत। पदानुक्रमिक सिद्धांत जो ये इसके प्रतिपादक थे फिलिप बर्नन थे। इन्होंने कहा कि मानवीय योग्यताएं एक क्रमिक रूप में व्यवस्थित रहती हैं, अर्थात मनुष्य की जो योग्यताएं होती है, बुद्धि होती है, वो एक क्रम में व्यवस्थित रहती हैं। और इस क्रमबद्ध व्यवस्था में सबसे पहले सामान्य कारक, फिर मुख्य समूह कारक और लघु समूह कारक होते हैं और फिर विशिष्ट कारक होते हैं। सामान्य कारक सबसे अधिक व्यापक कारक है तथा सभी प्रकार के मानसिक कार्य में सहायक होता है और इन्हें दो मुख्य समूह कारकों में बांटा गया है। देखिए, सबसे पहले सामान्य कारक जनरल, जो कि हर एक व्यक्ति में जन्म से रहता है। इसे इन्होंने दो भागों में बांटा है, शाब्दिक, शैक्षिक और प्रयोगात्मक यांत्रिक। फिर इन्होंने शाब्दिक शैक्षिक कारक को शाब्दिक, आंकिक और अन्य कारकों में बांटा है और प्रयोगात्मक यांत्रिक कारक को यांत्रिक, स्थानिक, करचल और अन्य कारकों में बांटा है। और फिर इन्होंने हर एक अन्य कारकों के भी अलग लघु समूह बताए हैं। तो इनके अनुसार जो मनुष्य की योग्यता है वो क्रमिक रूप से व्यवस्थित होती है। अब हम देखते हैं त्रिआयाम सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रतिपादक थे जेपी गिलफोर्ड। इन्होंने बताया कि बुद्धि के 3 आयाम होते हैं या 3 पक्ष होते हैं या 3 खंड होते हैं, इसलिए इनके सिद्धांत को त्रिआयाम सिद्धांत कहा गया है। इन्होंने बुद्धि के तीनों आयामों को या उसके तत्वों को 3 विमाओं में सुसज्जित किया, इसलिए इस सिद्धांत को त्रिविमीय सिद्धांत भी कहा जाता है। और इस सिद्धांत की जो 3 विमाएं हैं वो है संक्रिया अर्थात क्रिया, विषय वस्तु या सूचना सामग्री और उत्पाद या परिणाम। पहले हम इसे समझ लेते हैं, फिर फिगर के अनुसार समझेंगे। जो सबसे पहला है विमा या आयाम है वो है संक्रिया। संक्रिया का तात्पर्य व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले मानसिक क्रिया से होता है, जिसमें व्यक्ति किसी विषय वस्तु या सूचना सामग्री पर चिंतन मनन करते हुए अपनी बुद्धि को प्रयोग लाने का प्रयास करता है, अर्थात व्यक्ति की मानसिक प्रक्रिया का स्वरूप। और संक्रिया को उन्होंने 5 भागों में बांटा है, अर्थात संक्रिया के आधार पर उन्होंने व्यक्ति की मानसिक क्षमताओं को 5 भागों में बांटा है। संज्ञान, स्मृति, परंपरागत चिंतन, गैर परंपरागत या अपरंपरागत चिंतन और मूल्यांकन। फिर बाद में गिलफोर्ड ने संक्रिया में संशोधन किया और उसकी स्मृति को 2 भागों में विभाजित किया, स्मृति धारण और स्मृति लेखन। इस प्रकार से संक्रिया में 6 भाग हो गए। उसके बाद है विस्तृत सूचना सामग्री। इसमें व्यक्ति मानसिक क्रिया या चिंतन मनन करने के लिए जिस प्रकार की विषय वस्तु या सूचना सामग्री की सहायता लेता है उसे विषय वस्तु कहा गया है। इसे इन्होंने 4 भागों में बांटा, आकृतिक, सांकेतिक, शाब्दिक और व्यवहारिक। बाद में इन्होंने आकृतिक को भी 2 भागों में बांटा, दृश्य और श्रव्य। और इस तरह से ये जो विषय वस्तु आयाम था उसमें एक मॉडल और भी बढ़ गया। अंत में है उत्पाद या परिणाम। इन्होंने विषय वस्तु को लेकर मानसिक क्रिया या बुद्धि के द्वारा जो कार्य किया गया उसके परिणाम स्वरूप जो प्राप्त हुआ उसे उत्पाद कहते हैं। उत्पाद को उन्होंने
6 भागों में बांटा है। इकाइयां, वर्ग, संबंध, प्रणाली, प्रत्यावर्तन या रूप परिवर्तन, निहितार्थ या प्रयोग। इस प्रकार से आरंभ में गिलफोर्ड ने बुद्धि के 3 आयामों में संक्रिया के 5 विशिष्ट कारक, विषय वस्तु के 4 विशिष्ट कारक तथा उत्पादन के 6 विशिष्ट कारक बताए। इन्होंने 3 आयामों में 5x4x6 वर्ग बनाए, अर्थात 120 कोष, और प्रत्येक कोष में एक कारक या योग्यता को रखा गया, अर्थात उनके जो मूल सिद्धांत थे उसमें उन्होंने बुद्धि के 120 कारक बताए। और इसके पश्चात गिलफोर्ड ने संशोधन करके विषय वस्तु के आकृतिक को 2 भागों में विभाजित किया, दृश्य और श्रव्य, और आकृतिक का स्थान दृश्य और श्रव्य ने ले लिया, अर्थात आकृतिक हट गया। इस प्रकार विषय वस्तु में एक वर्ग और बढ़ गया और अब 4 की जगह 5 वर्ग हो गए, तो उसमें 5x5x6 कोष हो गए। अब इसलिए उसमें बुद्धि के 150 कारक हो गए। गिलफोर्ड ने संक्रिया में भी संशोधन करके स्मृति को 2 भागों में विभाजित किया था, स्मृति धारण और स्मृति लेखन। इस प्रकार से संक्रिया में एक वर्ग और बढ़ गया, अर्थात 5 के स्थान पर अब 6 वर्ग हो गए। तो इस तरह से 5x6x6 अर्थात 180 जो मानसिक योग्यता है उन्होंने बताया 180 कोष हो गए। इस प्रकार गिलफोर्ड के मूल सिद्धांत में बुद्धि के कुल 120 कारक थे। प्रथम संशोधन के बाद इनकी संख्या 150 हुई और वर्तमान में इनकी संख्या 180 मानी जाती है। प्रत्येक कोष या वर्ग में कम से कम एक मानसिक योग्यता को रखा गया है, इसे याद रखिएगा। जैसे अब आइए इसे फिगर से समझते हैं। इनके सिद्धांत के 3 आयाम हैं, ये 1, ये 2 और ये तीसरा, ये 3 आयाम। और जैसे इसे विमीय सिद्धांत भी कहा जाता है, तो ये इसकी 3 विमाएं हैं। इसी के आधार पर ये सिद्धांत खड़ा है। इसमें सबसे पहले है विषय वस्तु, उसमें आकृतिक, सांकेतिक, शाब्दिक और व्यवहारिक। इसमें इन्होंने आकृति को 2 भागों में बांटा था, दृश्य और श्रव्य। तो हम जो कुछ भी ग्रहण करते हैं बाहर से, विषय वस्तु या कंटेंट जो भी ग्रहण करते हैं, या तो वो आकृति के रूप में होता है, या तो उसे हम देखकर ग्रहण करते हैं, या फिर सुनकर ग्रहण करते हैं, या फिर संकेत के रूप में भी हम ग्रहण करते हैं। जैसे आकृति या शब्द को भी या फिर संकेत से पूछा दिखाकर भी कुछ बातें या ज्ञान दिया जाता है, उसे भी हम ग्रहण करते हैं, या फिर शब्द के रूप में ग्रहण करते हैं। हम टीचर से जो भी सुनते हैं या फिर किसी भी माध्यम से सुनकर ज्ञान ग्रहण करते हैं, या फिर व्यवहारिक देख करके ग्रहण करते हैं। और जब हम ये ज्ञान ग्रहण कर लेते हैं, उसके बाद क्या होता है, संक्रियाएं, क्रिया होती है हमारे मस्तिष्क में, हमारी मानसिक क्रिया चलती है। उसमें संज्ञान अर्थात हम जानते हैं, समझते हैं, जो भी विषय वस्तु हमने ग्रहण किया, चाहे वो दृश्य श्रव्य के माध्यम से, संकेत के माध्यम से, शब्द या व्यवहार के माध्यम से, उसे हम जानते हैं और समझते हैं, और वो हमारे मेमोरी में उसकी छाप बन जाती है। तो उसको हम क्या करते हैं, धारण करते हैं, फिर उसका लेखन करते हैं, फिर परंपरागत चिंतन करते हैं, अर्थात जो भी नियम है उस कंटेंट से संबंधित, उसके विषय में हम चिंतन करते हैं। उसमें और भी अगर हम कुछ परिवर्तन लाना चाहते हैं तो उसके फिर गैर परंपरागत चिंतन करते हैं, और अंत में जो कंटेंट हमने ग्रहण किया और जो मानसिक संक्रिया हुई, क्रियाएं हुई, उसका मूल्यांकन करते हैं कि वो कहाँ तक सही है। और उसके बाद अंत में उत्पाद, मतलब जो भी विषय वस्तु हमने ग्रहण किया, हमारी मानसिक क्रिया हुई और उसका हमने मूल्यांकन किया, अर्थात जो भी ज्ञान हुआ वो तैयार, एक तरह से कहें कि उसका ऑपरेशन हुआ हमारे मस्तिष्क में, और तब उसका परिणाम आया, उत्पाद हुआ। वो चाहे तो इकाई के रूप में होगा या वर्ग के रूप में होगा, और जो भी ज्ञान होंगे वो आपस में संबंधित होंगे, और उसकी प्रणाली होगी, उसका रूप परिवर्तन हो जाएगा और उसका प्रयोग होगा। तो इस तरह से गिलफोर्ड के ये 3 आयाम सिद्धांत बताए गए मानसिक योग्यता के। और ये जो ये कोष है, हर एक कोष एक मानसिक योग्यता को दर्शाता है। और इसमें सबसे पहले कि जो ये गिलफोर्ड का सिद्धांत है,
इसे इन्होंने 3 विमाओं पर आधारित किया और इन 3 विमाओं से संबंधित बुद्धि के 3 कारक बताए, विषय वस्तु, संक्रिया और उत्पाद। तो व्यक्ति के सामने जो भी विषय वस्तु आता है वो या तो आकृति के रूप में वो या तो आकृति के रूप में होता है, या संकेत के रूप में, या शब्दों के रूप में, या फिर व्यवहार के रूप में। अर्थात विषय वस्तु या सूचना सामग्री इन चारों रूप में व्यक्ति के सामने उसके मस्तिष्क में आती है। इसके बाद व्यक्ति का मस्तिष्क उस विषय वस्तु से संबंधित अनेक क्रियाएं करता है, जैसे कि विषय वस्तु उसके संज्ञान में आती है, वह उसके विषय में जानता है, समझता है, तत्पश्चात उसका स्मरण करता है, लिखता है, फिर परंपरागत चिंतन करता है, अर्थात क्रमबद्ध ढंग से अनुसरण करते हुए चिंतन करता है। उसके बाद अपरंपरागत चिंतन अर्थात विषय वस्तु से संबंधित नए तथ्यों, सूचनाओं, सामग्रियों की खोज करता है। उसके बाद उसका मूल्यांकन करता है। संक्रिया में विषय वस्तु पर व्यक्ति कार्य करके निष्कर्ष तक पहुंचता है तथा कार्य का मूल्यांकन करता है। उत्पाद में ग्रहण की गई विषय वस्तु के संबंध में किए गए मानसिक कार्य के परिणाम आते हैं। इसमें विषय वस्तु के संक्रिया के पश्चात जो प्राप्त होगा वह विभाजित होगी, तो वो या तो इकाई के रूप में होगी या वर्ग के रूप में होगी। फिर उस विषय वस्तु का एक दूसरे से संबंध होगा, फिर विभिन्न प्रकार की प्रणालियां विकसित होंगी तथा अंत में उसका प्रयोग किया जाएगा, वह लागू होगा। इस प्रकार से मनुष्य सबसे पहले विषय वस्तु को ग्रहण करता है, फिर दिमाग में उसका ऑपरेशन होता है और उसका जो परिणाम होता है वह उत्पाद कहलाता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट सिद्धांत को, द्रवीकृत तरल बुद्धि, घनीकृत या ठोस बुद्धि का सिद्धांत। इसे तरल बुद्धि या ठोस बुद्धि का सिद्धांत भी कह सकते हैं, या द्रवीकृत या घनीकृत बुद्धि का सिद्धांत भी कह सकते हैं। इस सिद्धांत का प्रतिपादन आरबी कैटल तथा हॉर्न ने किया। इन्होंने बताया कि बुद्धि 2 प्रकार की होती है, तरल और ठोस। तरल बुद्धि के विषय में इन्होंने कहा कि यह बुद्धि जन्मजात होती है, अर्थात इस बुद्धि का निर्धारण आनुवांशिक कारकों से होता है। यह स्पीयरमैन के जी कारक के समान होती है। तरल बुद्धि वाले व्यक्तियों में तर्क करने, चिंतन करने या किसी समस्या का समाधान की योग्यता या क्षमता जन्मजात रूप से विद्यमान रहती है। यह बुद्धि आयु के अनुसार बदलती रहती है, अर्थात जैसे जब बच्चा छोटा होता है तो उसकी बुद्धि कम होती है, उसकी योग्यता क्षमता कम होती है, किंतु युवावस्था में उसकी योग्यता में वृद्धि हो जाती है। तर्क करने, चिंतन करने की शक्ति, किसी समस्या को हल करने की शक्ति बढ़ जाती है। लेकिन फिर जैसे जैसे एज ढलता है तो वृद्धावस्था में फिर से ये जो तरल बुद्धि है ये कम होती जाती है। व्यक्ति की तर्क करने, चिंतन करने की जो योग्यता है या किसी समस्या का समाधान करने की योग्यता है यह कम होती जाती है। नेक्स्ट है घनीकृत या ठोस बुद्धि। यह बुद्धि अर्जित होती है। इस बुद्धि का निर्धारण वातावरणीय कारकों द्वारा होता है। व्यक्ति अपने वातावरण से प्रशिक्षण द्वारा जो भी ज्ञान अर्जित करता है, सीखता है, वो सब ठोस बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। यह बुद्धि स्थिर बनी रहती है, अर्थात प्रशिक्षण के द्वारा जो कुछ भी सीखता है व्यक्ति वो स्थिर रहता है उसके दिमाग में। अधिकतर मनोवैज्ञानिकों ने इस जो इन्होंने सिद्धांत दिया तरल बुद्धि, ठोस बुद्धि का, इसे स्वीकार नहीं किया है। उनके अनुसार बुद्धि एक पूर्ण इकाई है जिसका निर्धारण आनुवांशिकता एवं वातावरण दोनों ही करते हैं, अर्थात इसे अलग अलग भागों में नहीं बांट सकते कि केवल आनुवांशिकता ही बुद्धि को प्रभावित करती है या फिर वातावरण। अब हम देखते हैं बुद्धि का नेक्स्ट सिद्धांत, त्रिस्तरीय सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन जॉन बी कैरोल ने किया था। इन्होंने बताया कि बुद्धि के 3 स्तर होते हैं। इन्होंने बुद्धि के कारकों का विश्लेषण करके बताया कि बुद्धि के अनेक कारक होते हैं जिनकी 3 श्रेणियां होती हैं, सामान्य स्तर, विस्तृत स्तर और संकीर्ण स्तर। बुद्धि के कारक इन तीनों स्तर के आधार पर कार्य करते हैं। सबसे ऊपर अर्थात सामान्य स्तर पर सामान्य बुद्धि, जिसे कि जन्मजात कारक भी कहा जाता है, और यह कारक जन्म से ही प्राणियों में विद्यमान रहती है और यही कारक अधिकतर मानसिक कार्यों का आधार होती है। विस्तृत स्तर पर सामान्य बुद्धि से सबसे अधिक सह संबंधित होने के आधार पर 8 बौद्धिक कारकों को बाएं से दाएं रखा गया है
और संकीर्ण स्तर पर संज्ञानात्मक क्षमता अर्थात जानने, समझने, ज्ञान अर्जित करने की क्षमता का अध्ययन को रखा गया है। सामान्य बुद्धि सभी प्राणियों में जन्म से विद्यमान रहती है। यह विस्तृत स्तर के सभी कारकों, कौशलों को प्रभावित करती है तथा अप्रत्यक्ष रूप से तीसरे में भी ये होती है। तो जो ये सामान्य संकीर्ण स्तर पर जो संज्ञानात्मक क्षमता अर्थात जानने, समझने या ज्ञान अर्जित करने की क्षमता का अध्ययन करने में व्यवहार या उपयोग किए जाने वाले ज्ञान या समझ को उन्होंने अवधारणात्मक योग्यता तथा प्रगति कार्य को रखा है। इसे फिगर से अच्छे से समझते हैं। ये सामान्य बुद्धि सभी प्राणियों में जन्म से विद्यमान रहती है। यह विस्तृत स्तर के सभी कारकों या कौशलों को प्रभावित करती है। फिर है इसको इन्होंने 8 भागों में बांटा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 अर्थात ये जो हैं ये इससे सह संबंध के आधार पर कार्य करते हैं। इसमें सबसे पहले तरल बुद्धि जो कि जन्मजात योग्यता है। इसमें नई जानकारी का उपयोग करने, तर्क करने, अवधारणा बनाने एवं समस्या का हल करने की क्षमता शामिल है। अब है ठोस बुद्धि, यह अर्जित बुद्धि है। इसमें मौखिक ज्ञान की गहराई, मात्रा से संबंधित डेटा, इन संबंधों को समझने तथा डेटा को संभालने और संख्यात्मक प्रतीकों में बदलाव लाने की क्षमता शामिल है। अर्थात अभी हमने पढ़ा ठोस बुद्धि में कि व्यक्ति जो भी प्रशिक्षण के द्वारा ज्ञान अर्जित करता है वो इस कैटेगरी में रखा जाता है। थर्ड है कि सामान्य स्मृति एवं अधिगम अर्थात स्मृति के आधार पर जानकारी को पकड़ने, सीखने और फिर कुछ सेकंड के भीतर इसका उपयोग करने की क्षमता इसमें शामिल है। नेक्स्ट है विस्तृत दृष्टि प्रत्यक्षण। इसमें व्यापक रूप से दृश्य उत्तेजना का अनुभव, सोचने, विश्लेषण, संश्लेषण एवं याद करने की क्षमता आती है। अर्थात हम जो देखते हैं उसके विषय में सोचने, अनुभव करने और उसका विश्लेषण करने, उसे याद रखने की क्षमता आती है। नेक्स्ट है विस्तृत श्रवण प्रत्यक्षण। इसमें भाषण, ध्वनियों को संसाधित करने, भेदभाव करने की क्षमता सहित श्रवण उत्तेजनाओं का विश्लेषण, संश्लेषण की क्षमता। अर्थात जैसे इसमें हम देखकर समझते हैं वैसे ही इसमें हम जो भी सुनते हैं ध्वनियों के माध्यम से, भाषण या फिर कोई भी लेक्चर, तो उसको प्रोसेस करने अपने मस्तिष्क में और उन लेक्चर से जो भी विषय वस्तु ग्रहण किया हमने उसमें भेदभाव करने की क्षमता, उसका विश्लेषण, संश्लेषण करने की क्षमता इसके अंतर्गत आती है। नेक्स्ट है विस्तृत पुनः प्राप्ति क्षमता। विषय वस्तु या सूचनाओं को संग्रह करने के बाद में सोचने की प्रक्रिया में यह धारा प्रवाह से पुनर्प्राप्त करने की क्षमता है। अर्थात जो भी हमने देखा, सीखा, प्रशिक्षण प्राप्त किया उन सबको पुनः फिर से प्राप्त करने की क्षमता और सूचनाओं को संग्रह करके उस पर सोचने की प्रक्रिया इसमें शामिल है। नेक्स्ट है विस्तृत संज्ञानात्मक क्षमता। व्यापक रूप में सूचना को जानने, समझने की क्षमता या संज्ञानात्मक कार्यों को समझने की क्षमता। और अंत में है गति, संसाधन, प्रक्रिया, समय, निर्णय, गति। इसमें निर्णय, प्रतिक्रिया, समय, गति और उसकी तात्कालिकता को ये दर्शाता है जिसके साथ कोई व्यक्ति उत्तेजनाओं या किसी कार्य पर प्रतिक्रिया कर सकता है। और ये अंत में है, ये जो है ये संकीर्ण स्तर पर ज्ञानात्मक क्षमता अर्थात जानने, समझने, ज्ञान अर्जित करने की क्षमता का अध्ययन करने में व्यवहार या उपयोग किए जाने वाले ज्ञान या समझ एवं अवधारणात्मक योग्यता तथा प्रगति कार्य को इसमें रखा गया है। अब हम देखते हैं कैरोल का त्रिस्तरीय सिद्धांत। इसमें सबसे पहले है बहुबुद्धि सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन होवार्ड गार्डनर ने किया था। इन्होंने कुल 7 तरह की बुद्धि बताई जो कि परस्पर एक दूसरे से स्वतंत्र होती है, अर्थात ये एक दूसरे से संबंधित नहीं होते हैं, ये स्वतंत्र होती हैं। जैसे भाषाई बुद्धि, इसका संबंध शब्दों और वाक्यों को जानने, समझने एवं उसका प्रयोग करने की क्षमता से होता है। तार्किक गणितीय बुद्धि, इसका संबंध तर्क करने की क्षमता तथा अंकों के बोध से है। थर्ड है स्थानिक बुद्धि। इस बुद्धि का संबंध कल्पना शक्ति एवं स्थानिक चित्रण से है। नेक्स्ट है शरीर गति की बुद्धि।
इस बुद्धि का संबंध शारीरिक गतियों पर नियंत्रण करने एवं इसमें निपुणता प्राप्त करने से होता है। नेक्स्ट है संगीत बुद्धि। इसमें संगीत के सुर, ताल, लय को समझने तथा संगीत में निपुणता प्राप्त करने की क्षमता से है। नेक्स्ट है वैयक्तिक आत्म बुद्धि। अपनी भावनाओं को देखने, समझने, उनमें अंतर करने तथा स्वयं के व्यवहार को निर्देशित करने की क्षमता इसमें शामिल है। नेक्स्ट है वैयक्तिक अन्य बुद्धि। अन्य व्यक्तियों, दूसरों की भावनाओं, इच्छाओं, आवश्यकता को समझने तथा उससे संबंधित भविष्यवाणी करने की क्षमता। गार्डनर ने बताया कि आनुवंशिकता या वातावरण के प्रभाव से इनमें से कोई एक या अनेक बुद्धि विकसित हो सकती है। अर्थात उन्होंने बोला कि व्यक्ति में अलग अलग प्रकार की बुद्धि पाई जाती है, किंतु आनुवंशिकता या वातावरण के प्रभाव से इनमें से कोई एक बुद्धि या इनमें से कोई अनेक बुद्धि भी विकसित हो सकती है। यदि उसे व्यक्ति को या बालक को वैसा वातावरण मिले, वैसा प्रशिक्षण मिले, तो इनमें से वो कई बुद्धियों को विकसित कर सकता है। और अंत में हम देखेंगे त्रितंत्र का सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने किया। इन्होंने कहा कि बुद्धि आलोचनात्मक ढंग से सोचने की प्रक्रिया है, अर्थात तर्क करते समय व्यक्ति के मन में क्या है, वह सूचनाओं को किस ढंग से संसाधित करता है, यही बुद्धि है। इन्होंने कहा कि व्यक्ति कूट, संकेतन, अनुमान, व्यवस्था और अनुप्रयोग तथा अनुक्रिया, इन चरणों में सूचनाओं को संसाधित करता है। व्यक्ति द्वारा सूचनाओं को संसाधित करने की प्रक्रिया को इन्होंने स्पष्ट करने के लिए जो सिद्धांत दिए, उसे त्रितंत्र सिद्धांत कहा जाता है, जिसमें इन्होंने बताया सबसे पहले संदर्भात्मक उप सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति अपने वातावरण के साथ अनुकूलतम समायोजन करने के लिए स्वयं को इस प्रकार तैयार करता है कि उसके पास उपलब्ध सूचनाओं एवं संसाधनों तथा उसकी क्षमताओं का सर्वाधिक उपयोग हो सके। अर्थात वो अपने वातावरण के साथ बेहतर तरीके से समायोजन करने के लिए वो अपने पास उपलब्ध सूचनाओं, क्षमताओं का सर्वाधिक उपयोग करता है। नेक्स्ट है अनुभवजन्य सिद्धांत। इस सिद्धांत का संबंध अनुभवों से प्राप्त व्यवहारिक ज्ञान से है। जिन व्यक्तियों में इस प्रकार की बुद्धि अधिक होती है, वे परिस्थितियों को शीघ्रता से समझकर कार्य में सफलता प्राप्त करते हैं। अनुभव के व्यापक एवं विस्तृत होने पर बुद्धि तीव्र हो जाती है, अर्थात ये बुद्धि अनुभव से बढ़ती जाती है, व्यक्ति अनुभव से सीखता है। नेक्स्ट है घटक उप सिद्धांत। घटकीय बुद्धि का संबंध विश्लेषणात्मक तथा आलोचनात्मक ढंग से चिंतन करने की क्षमता है। जिन व्यक्तियों में यह बुद्धि अधिक होती है, वे विश्लेषणात्मक तथा आलोचनात्मक ढंग से सोचने में निपुण होते हैं, अर्थात वो किसी भी घटना का, किसी भी विषय वस्तु का विश्लेषण बड़े ही कुशलता से करते हैं और आलोचनात्मक चिंतन भी वो कर सकते हैं। स्टर्नबर्ग ने बताया कि उपरोक्त तीनों प्रकार की बुद्धि परस्पर तालमेल तथा समन्वय करते हुए क्रियाशील रहती है। अर्थात ये जो बुद्धि है तीनों, ये अलग अलग क्रियाशील नहीं होती, ये तीनों बुद्धि समन्वय होकर या समन्वित रूप से कार्य करती हैं। तो आज यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।